ओम साथियों, आइए हम यूरोप को पढ़ रहे हैं। यूरोप के देशों को हम पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक पुर्तगाल तक हम होते हुए पुर्तगाल तक आ गए थे। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं ताकि यूरोप के हम बाकी देशों को भी देख सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज एक ऐसे देश से जो बहुत छोटे देशों में गिना जाता है। एक ऐसा देश जिसके पास अपनी सेना नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक बहुत छोटे से देश की जिसका नाम है एंडोरा। जिसका नाम है एंडोरा। हम बात कर रहे हैं एक बहुत छोटे से देश एंडोरा की, जिसके पास अपनी सेना नहीं है। सेना क्यों नहीं है, इसके पीछे भी कारण है। क्योंकि ये दो शक्तिशाली देशों के बीच में फंसा हुआ है। फ्रांस और स्पेन दोनों ही सक्षम और शक्तिशाली देश हैं और लगभग 13वीं सदी में 1200 कुछ में इनके बीच एक फ्रांस और स्पेन के बीच एंडोरा देश को लेकर एक साइन होता है, एक ऐसे पेपर पे जहां पर यह तय होता है कि एंडोरा देश में एक सेना नहीं रखी जा सकती। जरूरत पड़ने पर ये दोनों ही देश इसकी मदद करेंगे। यहां पर एक और बढ़िया चीज है एंडोरा देश में। एंडोरा में दो सह राजकुमार शासन करते हैं। एक तरीके से इनकी अपनी सांसद है, अपनी संसद है, अपनी लोकसभा है, सब कुछ है इनकी अपनी। अपना प्रधानमंत्री भी है इनका। लेकिन जो शासक है वे दो सह राजकुमार हैं। कौन कौन? एक फ्रांस के राष्ट्रपति माने जाते हैं और एक स्पेन के बिशप बिशप कह देते हैं। एक ईसाइयों में एक धर्म, ईसाई धर्म के अंदर एक पद होता है जिन्हें वाइशप कह देते हैं। वे दोनों ही एंडोरा देश पे शासन करते हैं, सह राजकुमार कहलाते हैं। किस किस देश के? फ्रांस और स्पेन। एंडोरा देश के बीच में विषय में एक बहुत बढ़िया एक जानकारी ये भी है कि एक बार ऐसा हुआ, एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है एंडोरा देश के लिए कि सन 1618 से लेकर सन 1648 तक 30 इयर्स ऑफ बाढ़ चला यूरोप में। उसमें कई देश आपस में लड़ रहे थे। जर्मनी लड़ रहा था, चेक रिपब्लिक लड़ रहा था, स्पेन लड़ रहा था और भी देश थे। अब ये एंडोरा देश क्या करता है? स्पेन की मदद करता है। युद्ध खत्म हो जाता है, फैसले पर साइन हो रहे होते हैं और फैसले में कहीं पर भी एंडोरा देश का जिक्र ही नहीं होता। भूल जाते हैं एंडोरा को। ये 335 सालों के बाद वह लिस्ट निकलती है, उसमें एंडोरा का नाम, एंडोरा देश का नाम डलता है और द्वारा फैसलानामा होता है जिसे कहा जाता है कि एंडोरा 335 वर्ष तक एक ऐसे युद्ध में फंसा रहा जहां पर इसकी एक भी गोली नहीं चली। जी हाँ, किस देश की बात कर रहे हैं हम? एंडोरा देश की बात कर रहे हैं। बहुत छोटा सा देश है, नन्हा सा। आप ध्यान से देख सकते हैं 80-85 हजार के आसपास इसकी तादाद है। अपनी सेना न रखने के पीछे कारण यह भी है कि इतनी कम जनसंख्या होने के बाद अगर वह इतना खर्चा इधर कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन फ्रांस और स्पेन भी इसकी समय समय पर मदद करते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो दोनों ही देश अपनी सेना के माध्यम से इस देश की सुरक्षा देंगे। किस देश की बात है? एंडोरा की बात है। अब इसके बाद हम चलते हैं एक ऐसे देश के विषय में जिसने दुनिया का एक बहुत बड़ा साम्राज्य की उत्पत्ति यहां से हुई। हम बचपन से किताबों में पढ़ते आए हैं रोमन साम्राज्य के विषय में। जी हाँ, रोमन साम्राज्य की शुरुआत होती है इटली से। कौन से देश की बात कर रहे हैं हम? इटली देश की बात कर रहे हैं। खैर, हमारे देश में इटली को बहुत अच्छे से जाना जाता है, पहचाना जाता है। लगभग हर लोग इटली को जानते हैं, पहचानते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है इटली के लिए, जिसे बच्चे और बड़े सब सुनकर महसूस करेंगे कि उनसे कनेक्ट होगा। हम लोग पिज्जा खाते हैं। पिज्जा की शुरुआत कहां से हुई? जी, पिज्जा की शुरुआत होती है इटली देश से। और कैसे शुरुआत होती है यह सुनकर और आप अचंभित होंगे कि इटली देश में जब गरीबी अपने चरम पर रही होगी, 18वीं 19वीं सदी की बात है, तो जो गरीब लोग हुआ करते थे वे लोग अपनी रोटियों पर टमाटर, प्याज जैसी चीजें गिरकर खाया करते थे, जिसको आगे चलकर पिज्जा का रूप इटली में लिया गया और फिर वह पूरी दुनिया में फैला। गरीबों की एक मजबूरी आज पूरे विश्व की एक स्टैंडर्ड की पहचान बन गई, जिसे पिज्जा कहा गया। कहां से शुरुआत हुई उसकी?
इटली से शुरुआत हुई। हम किस देश की बात कर रहे हैं? हम इटली देश की बात कर रहे हैं। देखिए, इटली के विषय में एक चीज और बड़ी प्रसिद्ध है, यहां पर हिटलर के गुरु भी रह चुके हैं। जी हाँ, जिन्हें हिटलर अपना गुरु मानता था, मोसोलिनी। कौन? मोसोलिनी। इटली के डिक्टेटर, एक प्रधानमंत्री बने, उसके बाद वे डिक्टेटर, उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया और एक बड़ा ही खतरनाक अंत उस व्यक्ति का हुआ। और आपको जानकर अचंभा होगा कि हिटलर की मृत्यु के पीछे या हिटलर को मृत्यु सुसाइड करने को प्रेरित करने वाले व्यक्ति भी यही कह सकते हैं कि मुसोलिनी ही थे। क्योंकि जब आप इनके विषय में पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि हिटलर ने सुसाइड क्यों की थी। इसके पीछे मुख्य कारण जो निकल कर आता है वो मैं आपको बता देता हूं कि इटली में एक बहुत बड़ा नाम उभर कर आया, मुसोलिनी। और जो मुसोलिनी थे, ये 1922 में यहाँ के प्रधानमंत्री भी बने। और आप ये समझ लीजिए, इन्होंने फांसीवाद के जनक भी इनको कहा जाता है। एक ऐसी विचारधारा जो फांसीवाद के नाम से प्रसिद्ध हुई और उस दौर में जनता ने इन्हें बड़ा पसंद किया और ये देश के प्रधानमंत्री चुने गए। और फांसीवादी में एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये थे कि एक मजबूत शासक होना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो विरोध को दबा सके, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके अंदर राष्ट्रीय प्रेम सबसे अधिक हो। उसमें फांसीवाद के मुख्य उद्देश्य रहे, लेकिन समय बीतता गया, लोगों ने अपने अनुकूल चीजों को बदल लिया और फांसीवादी विचारधारा से ही प्रेरित होकर हिटलर ने फांसीवादी विचारधारा को अपनाया और एक नई विचारधारा को की उत्पत्ति करी, जिसे नाजीवाद भी कहा गया। कहां पर? जर्मनी में। ये कहां से लेकर गया? इटली से। मोसोलिनी को अपना गुरु मानता था हिटलर शुरुआत में, क्योंकि जिस समय हिटलर तो एक मात्र उस समय एक सेना में वो हुआ करता था, लेकिन मोसोलिनी उस समय अपने पीक पर पहुंच चुका था, देश का प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में आ चुका था। कौन? हम बात कर रहे हैं मुसोलिनी की। कहां का शासक था? इटली का शासक था। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, या कह सकते हैं जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, यहां पर तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद निकल कर आता है मुसोलिनी, बहुत बड़ा नाम, लेकिन वहां से शुरुआत होती है हिटलर की। हिटलर बहुत छोटा, मुसोलिनी बहुत ऊपर। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध तक पहुंचते हैं तो हिटलर बहुत बड़ा नाम बन चुका होता है और मुसोलिनी छोटा नाम रह जाता है कंपैरिजन टू हिटलर। लेकिन ये बात कहने में हम कहीं भी वो नहीं करेंगे कि हिटलर कहीं ना कहीं मुसोलिनी को अपना गुरु माना करता था। और अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या होता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 तक चला, 1943 तक जनता इससे इतनी पीड़ित हो चुकी थी, इतनी पीड़ित हो चुकी थी कि आप जानकर अचंभित होंगे, इसको अपना पद भी त्यागना पड़ा और एक बार इसको इसके दुश्मनों ने गिरफ्तार भी कर लिया। और गिरफ्तार जहां करा था हिटलर ने, वहां पर अपनी सेना भेजी और वहां से इनको निकाल के लाया गया। वरना सोच लेते क्या मतलब है? मतलब था, क्योंकि मुसोलिनी और हिटलर एक एक्सिस पावर बन चुके थे द्वितीय विश्व युद्ध में, और बाकी एक अलाइन बाकियों का होता है वो अलग है, लेकिन ये एक्सिस पावर बने इटली और जर्मनी मिलकर। इन लोगों ने आपस में एक गठबंधन करा और द्वितीय विश्व युद्ध की भी शुरुआत हुई और उसमें ये लोग साथी थे। अब मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि हिटलर जब सुसाइड करता है तो वो कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण मुसोलिनी होते हैं। वो क्यों होते हैं वो हम समझ लेते हैं। जब 1945 में मुसोलिनी को पता लग गया था अब हम हार चुके हैं, अब हमें हमारी जनता दौड़ा दौड़ा कर मारेगी, तो ये यहां से निकलकर भाग रहे थे। कौन? मुसोलिनी। और जब भाग रहे थे तो वहां की जनता ने इनको गोली मार दी थी। उसी दौर में इनकी एक गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी मुसोलिनी की, लगभग 60 प्लस की एज में थे ये, और इनसे 28 वर्ष आयु छोटी एक इनकी प्रेमिका थी। इनके प्रेम संबंध थे उससे। इन्होंने, कहा जाता है कि यह भी कहा कि तुम चली जाओ वरना जनता तुम्हें भी मार देगी, लेकिन वह उनका साथ नहीं छोड़ती है और साथ में चली जाती है। और दोनों ही लोगों को, प्रेमी और प्रेमिका को, दोनों को ही वहां की जनता गोली मार देती है। हिटलर इससे भी नहीं डरा होगा। लेकिन जो उसके बाद मुसोलिनी की लाश के साथ होता है, वहां कहा जाता है कि वहां के पेट्रोल पंप पे
इसकी लाश को लटका दिया था और जनता ने अपना क्रोध इसके ऊपर थूकना इत्यादि चीजें करके अपना क्रोध इसकी लाश के ऊपर निकाला था। किस देश की बात कर रहे हैं? हम इटली देश की बात कर रहे हैं। एक ऐसे शासक का इतना खतरनाक अंत, जब हिटलर को पता लगा कि जनता ने इतनी बुरी मौत दी है उस व्यक्ति को, तो वह कहीं ना कहीं ये समझ गया था कि तेरे साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला होगा। और उसके बाद हिटलर ने अपनी पत्नी के साथ सुसाइड कर ली और यह आदेश कर दिया था कि हमारी लाश को जला दिया जाएगा, ताकि हमारी लाश के साथ ये क्रूरता जनता ना करे। ये अभी हम किस देश की मुसोलिनी कहां से बिलोंग करते हैं? इटली देश से बिलोंग करते हैं। आपको अगर मुसोलिनी के इतिहास को पढ़ेंगे तो इसके बाद तुरंत उसका कहा यह जाता है कि उसकी कब्र में से उसको निकाला भी गया 12 साल के बाद, फिर इसका अंतिम संस्कार होता है। जी हाँ, जब ये कहानी आप पढ़ेंगे मुसोलिनी की तो बड़ी खतरनाक अपने आप में कहानी है। और एक जिसने अपनी विचारधारा दी और कई देशों में वो फैली भी हो, तो बड़ा चेहरा हम समझ सकते हैं मुसोलिनी रहा होगा। किस देश की बात कर रहे हैं हम? इटली देश की बात कर रहे हैं। मुसोलिनी के विषय में एक चीज और कही जाती है, ये बहुत गरीब परिवार से था। कहा जाता है इनके पिताजी लोहार थे और बचपन से ये गुस्सैल प्रवृत्ति का व्यक्ति था। आपको जानकर अचंभा होगा, इसके मरने के बाद इसके दिमाग के कुछ हिस्से को अमेरिका भेजा गया था जांच के लिए। किसकी बात कर रहे हैं? मुसोलिनी की बात कर रहे हैं। ये गरीबी से निकलकर इतना बड़ा क्रोध इसके अंदर पनपा और इसने एक ऐसी डिक्टेटरशिप निभाई वहां पर कि जनता ने अपने क्रोध में उसका अंत इतना खतरनाक करा कि इतिहास के पन्नों में उसका अंत लिखा गया। एक ऐसा खतरनाक अंत जिसे पढ़ के भी रूह कांप जाएंगी। ये किस देश की बात है? इटली की हम बात कर रहे हैं। खुद को महान शासक भी खुद कहलवाता था ये। जी हाँ, मुसोलिनी। आइए इसके बाद हम बात करते हैं दुनिया का सबसे छोटा देश। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। हम बात कर रहे हैं इस वेटिकन सिटी की, जो बहुत नन्हा सा देश है, बिंदु के बराबर देश है। बहुत ही छोटा सा देश है। कौन सा देश? वेटिकन सिटी। अगर हम इसको देखें बहुत नन्हा सा देश है, मात्र 800 और 900 लोग लगभग यहां पर रहते हैं। सवाल एक जरूर उठेगा, खैर अभी हम बात कर लेते हैं कि यहां पर ऐसा क्यों है। यहां पर ईसाइयों के जो पोप एक पद होता है, वे लोग यहां पर रहते हैं। यहां पर पोप रहते हैं मैक्सिमम, और यहां पर औरतों की संख्या लगभग बहुत कम है। और आपको जानकर अचंभा होगा, इतना छोटा देश जहां पर मात्र 800-900 लोग रहते हैं, इनका अपना डाकघर भी, अपना बैंक भी है, अपना रेडियो स्टेशन भी है और इनकी अपनी स्वयं की सेना भी है। कहा यह जाता है ये इतना बड़ा देश है, मात्र कुछ ही मिनटों में आप इसे पैदल पार कर सकते हैं पूरे देश को। अब सवाल निकलकर एक ये आता है कि जब इसके पास एक इटली जैसा देश है, तो इसे अपना अलग देश बनाने की जरूरत क्या पड़ी? जी हाँ, इन दोनों में आपसी वैचारिक कुछ मतभेद हुए, जिसके कारण यह यूरोप ने एक निर्णय भी लिया और एक वहां के ईसाइयों द्वारा यह तय कर दिया गया कि जो पोप है उनके लिए एक स्वतंत्र देश बना दिया जाए, जिसको वेटिकन सिटी कहा गया है, जो इटली के अंतर्गत आता है। मतलब इटली ही देश के बीच में बिल्कुल है ये। और आपको जानकर अचंभा होगा, इसकी सेना जो होती है वो इटली की सेना नहीं होती है। वह समय समय पर वो मदद कर सकती है, लेकिन जो वेटिकन सिटी की सेना होती है वो स्विस गार्ड्स होते हैं, ना कि इटली के नागरिक। स्विस गार्ड्स होते हैं, अभी हम स्विट्जरलैंड पढ़ेंगे। स्विट्जरलैंड के क्रिश्चियन जो होते हैं लड़के, अविवाहित होने चाहिए कुछ समय तक, ठीक, वे लोग यहाँ पर वेटिकन सिटी में सिपाही बन सकते हैं, सेना में भर्ती हो सकते हैं, और वही लोग सुरक्षा करते हैं। कौन से देश की बात कर रहे हैं हम? वेटिकन सिटी देश की बात कर रहे हैं। खैर ये बहुत पर्याप्त है कि पूरे विश्व का सबसे छोटा देश
वेटिकन सिटी, जिसे हम पैदल मात्र आधे घंटे में, चंद मिनटों में इसको पार कर सकते हैं, जहां 800 से 900 की एक तादाद होती है। ये कहाँ की बात है? ये हम वेटिकन सिटी की बात कर रहे हैं। आइए इसके बाद हम चलते हैं कि ऐसे देश के विषय में पढ़ेंगे। आइए हम उस देश के विषय में पढ़ते हैं जहां पर लोग बड़ा इच्छा रखते हैं कि वहां पर घूमने चले जाएं। जी हाँ, स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश कि जहां पर लगभग दुनिया के बड़े से बड़े लोग ये सोचते होंगे भगवान युद्ध कहीं पर भी हो जाए, बस स्विट्जरलैंड में युद्ध ना हो। जी हाँ, वहां की बैंकिंग सिस्टम का ये कारण है कि वहां के पर उस देश में दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने स्विस बैंकों में अपना धन जमा किया हुआ है। जी हाँ, कई 100 साल पहले की बात हम करें, मतलब सैकड़ों वर्ष पहले की अगर हम बात करें, तो यूरोप ने, पूरे यूरोप के मजबूत देशों ने मिलकर यह तय कर दिया था कि स्विट्जरलैंड हमेशा तटस्थ रहेगा, कभी भी किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। कौन से देश की बात कर रहे हैं हम? स्विट्जरलैंड देश की बात कर रहे हैं। यही कारण है जर्मनी का पड़ोसी होने के बावजूद स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्वमेंट नहीं था। किस देश का? स्विट्जरलैंड का। उसके पीछे यही कारण था कि स्विट्जरलैंड को यूरोप के बड़े देशों ने यह तय कर दिया था कि आप न्यूट्रल रहेंगे, तटस्थ रहेंगे, हमेशा आप कभी युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। किस देश की बात है? स्विट्जरलैंड देश की बात है। कारण क्या था? स्विट्जरलैंड में एक स्विस बैंक है जहां पर लोगों की संपत्ति और पैसे बेइंतहा यहां पर हैं। और पहले तो एक नियम ये भी था, खैर ये अब आकर कुछ चीजों में, जैसे भारत के साथ इसकी डील हुई है कि अब ये भारत को वहां के खातों के विषय में जानकारी दे सकता है, वरना यहाँ का एक नियम ये था कि अगर आपने अपना खाता खुलवा दिया तो आपके खाते की जानकारी किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती, कहीं पर भी नहीं दी जा सकती। अगर उसका कर्मचारी भी किसी को आपकी जानकारी दे रहा है तो उसके लिए अपराध होगा और उसके लिए सजा तय थी। किस देश में? स्विट्जरलैंड में। लेकिन जब ये भ्रष्टाचार और कालाबाजारी ने अपने पैर फैलाए हैं तो यह चीजें स्विट्जरलैंड की सरकार ने भी समझी और कई देशों के साथ उसने ये चीज करी कि हम गोपनीयता के साथ आपको खातों की डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में भी यह संबंध तय हो चुका है। मतलब इस तरीके का एग्रीमेंट हो चुका है। किस देश की बात है? स्विट्जरलैंड देश की बात कर रहे हैं हम। स्विट्जरलैंड के विषय में ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं कि आपने देखा होगा बहुत से लोग एक ब्रांडेड घड़ी पहनते हैं, रोलेक्स, जिस कंपनी का नाम है क्या? रोलेक्स। वह रोलेक्स कंपनी स्विट्जरलैंड से ही बिलोंग करती है। कहां से बिलोंग करती है? स्विट्जरलैंड से बिलोंग करती है। वहां की घड़ियां सुप्रसिद्ध होती हैं और शायद यही कारण रहा कि रोलेक्स जैसी कंपनी पूरे विश्व में बहुत बड़ा नाम बनाकर चली गई, या वर्तमान में बना रखा है। ये किस देश से बिलोंग करती है? स्विट्जरलैंड से। आपको एक किस्सा और सुनने का आनंद आएगा कि जो नेस्ले है वहां की चॉकलेट्स भी बहुत फेमस हैं। नेस्ले कंपनी भी यहीं से बिलोंग करती है। किस देश की बात कर रहे हैं हम? स्विट्जरलैंड देश की बात कर रहे हैं। बहुत सपना होता है लोगों का यहाँ पर हनीमून बनाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी जगह ऐसी हैं जो बड़ी पर्यटक के हिसाब से बहुत ही सुंदर है। कहाँ की बात है? स्विट्जरलैंड की बात है। बहुत सुख शांति वहां पर है। कहां पर? स्विट्जरलैंड में। और एक बड़ा नाम स्विट्जरलैंड का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां की बैंकिंग सिस्टम का तो कोई तोड़ ही नहीं है। एक जबरदस्त बैंकिंग सिस्टम स्विट्जरलैंड का है। और स्विस बैंक तो यहाँ के सुप्रसिद्ध बैंक हैं। स्विस बैंक कहाँ के सुप्रसिद्ध हैं? स्विट्जरलैंड के। अब हम आगे की एक बात करता हूं मैं, वहां की कह देते हैं कि बहुत अच्छी कहानी है। एक व्यक्ति सन 1300 से लगभग 1400 के बीच की बात है। वहां पर एक राजा हुआ करता था। अब राजा ने एक नियम क्या बनाया कि राजा ने कहा अपनी टोपी उतार के चौराहे पर रखवा दी और कहा जनता से कि जो भी यहां से गुजरेगा वो टोपी के सामने सर झुका कर जाएगा। अब ऐसी हरकत के बाद एक व्यक्ति थे जिसका नाम है विलियम टेल। विलियम टेल मना कर देते हैं कि सर नहीं झुकाएंगे, और वो भी सिर्फ मात्र टोपी के आगे हम सर नहीं झुकाएंगे। अब उसके बाद होता क्या है, विलियम टेल और उनके बच्चे को उठा लिया जाता है। और आपने पिक्चरों में देखा होगा कि सिर पे सेब रख दिया
और तीर चलाने को या बंदूक चलाने को दे दी। ऐसा मूवीज में हमने देखा है, लेकिन यहां पर ये एक्चुअल में हुआ था। जब विलियम टेल और उनके बच्चे को उठाकर ले गए और बच्चे के सिर के ऊपर एक सेब रख दिया जाता है और विलियम टेल से कहा जाता है कि लीजिए, अपने बच्चे के सिर पे आपको सेब पर तीर चलाना है। अगर सेब पे तीर चल गया तो आपको माफ कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, वरना आपको सजा दी जाएगी, दोनों को। विलियम टेल बड़े तीरंदाज हुआ करते थे और उन्होंने तीर चलाया और तीर सेब पर जाकर लगा। तो राजा जब पास में आता है उनके, तो राजा देखता है कि उनकी कमान में तो एक तीर और है। उन्होंने कहा, ये दूसरा तीर किस लिए ले रखा है आपने? उसने कहा कि अगर मेरा बच्चा मर जाता तो दूसरे तीर पर तुम्हारा नाम होता। ये किस देश की घटना है? ये स्विट्जरलैंड की घटना है, जहां बच्चे के सिर पर सेब रख के उसके बाप से तीर चलवाया गया और वह तीर सटीक निशाने पर लगा, सेब पे ही लगा, जिससे बच्चा भी सुरक्षित हुआ। ये कहां की है? ये स्विट्जरलैंड देश की बात है। अभी हम बात आपसे कर ही रहे थे कि इटली के जो एक वेटिकन सिटी जो देश है, उसकी सुरक्षा कहाँ के गार्ड करते हैं? स्विट्जरलैंड के जो युवा होते हैं वे लोग ही वहां के सेना में भर्ती हो सकते हैं। लिमिटेड एक मतलब क्रिश्चियंस ही होने चाहिए और स्विट्जरलैंड के होने चाहिए, आप विवाहित होने चाहिए कुछ समय के लिए, बाद में शादियां कर सकते हैं, अलग बात है। यही लोग वेटिकन सिटी में सेना के पद पर रह सकते हैं।